guys, this is Shagun. Welcome to the Sky Trapper, a new education learning platform. तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने जार निकोलस के बारे में पढ़ा था, वहाँ की रशिया की इंडस्ट्रीज और सोसाइटी के बारे में, सोशलिज्म क्या था रशिया में ये पढ़ा था, और आज हम देखेंगे 1905 का रिवॉल्यूशन एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है, तो चलो देखते हैं. द 1905 रिवॉल्यूशन. आज चीजें थोड़ा कंसाइज फॉर्म में है, लॉन्ग फॉर्म में होती है तो तुम्हें फोकस ज्यादा करना पड़ता है. हाँ, और ये तुमको तभी हेल्प करेगी जब तुम रिवाइज करोगे चीजों को. मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. ठीक, तो चलो हम शुरू करते हैं रशिया से. रशिया तो पढ़ ही रहे थे, फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं. रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर. मतलब ऐसी कंट्री जहां सिर्फ एक इंसान का रूल चले, सारा कंट्रोल एक ही पर हो. तो रशिया पे किस पे था? जार निकोलस. इसका टाइम पीरियड तो तुम्हें पता ही है, मैंने बताया था 1894 से लेकर 1917. और अभी हम कहाँ पर है? 1905. तो जब तक 1917 नहीं आ जाता हमें जार निकोलस के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है. अब तो जब रशिया ऑटोक्रेसी था तो अब क्या हुआ आगे? जार निकोलस नहीं चाहता था कि वहां पे उसके रहते कोई भी पार्लियामेंट एस्टैब्लिश हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने. ठीक है, वो चाहता था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, है ना. हम अकेले हैं, काफी हैं देश चलाने के लिए, बाकी के यूरोपियन रूलर से बिल्कुल अलग था. ठीक, तो अब ये सब तो खत्म करना था ना. तो अब वापस से हमारे लिबरल्स की एंट्री होती है 1905 में. अब ये लोग आते हैं, अब ये क्या करते हैं? ये कैंपेन करते हैं. इन्होंने कैंपेन शुरू किए किसके साथ मिलके? सोशल डेमोक्रेटिक, और ये दो पार्टीज हमने बताई थी ना, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी. इनके साथ मिलकर, इन दोनों पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने कैंपेन किए. ठीक है, प्रोटेस्ट किए. और इनके साथ कौन कौन था? फार्मर्स थे, वर्कर्स थे, ये सब थे. ठीक है, तो इन सब के साथ मिलकर इन्होंने डिमांड की संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना. और इनको और कौन कौन लोग सपोर्ट कर रहे थे? नेशनलिस्ट सपोर्ट कर रहे थे और जादिस्ट सपोर्ट कर रहे थे. ये कौन होते हैं? ये मुस्लिम कम्युनिटी वाले लोग थे. ये भी चेंजेस चाहते थे अपनी सोसाइटी में. ये चाहते थे कोई अच्छा लीडर हो जो लीड करे और इन्हें, इनके इस्लाम को सपोर्ट करे, इनके रिलीजन को सपोर्ट करे. ठीक है, 1904. देखो यहाँ पे 1905 थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, तो इस पे कंफ्यूज मत होना. 1904 है. 1904 रशियन वर्कर्स के लिए बहुत ही बुरा वक्त था. क्यों बुरा वक्त था? क्योंकि उनकी जरूरत की चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो रही थी. इसके अलावा जो रियल वेजेस थे उनमें 20% का डिक्रीमेंट आ गया था, मतलब कमी आ गई थी. अब रियल वेजेस क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसमें आप काम करते हो. ठीक है, तो काम करते हो, दिन में 4 बार चाय पीते हो या कॉफी पीते हो, तो उसका अलग से पे नहीं करते हो. ठीक है, वो फ्री में मिलता है तुम्हें. और उसके अलावा तुम एसी में रहते हो, उसका भी पे नहीं करते हो, है ना. जो भी छोटी मोटी सुविधाएं तुम्हें एक कंपनी, एक इंडस्ट्री में, एक फैक्ट्री के अंदर मिलती हैं, उन्हें बोलते हैं रियल वेजेस. तो उसमें 20% का क्या हो गया था? डिक्रीमेंट हो गया था. हाँ, ये मैंने थोड़ी सी हाई फाई फैसिलिटीज बता दी हैं, ये नहीं थी. जो भी थोड़ी बहुत उन्हें मिलती होंगी उनमें 20% का डिक्रीमेंट आ गया था. ठीक, तो इसलिए 1904 रशियन वर्कर्स के लिए बहुत ही बुरा टाइम था. ठीक है, अब आगे चलो, आगे क्या होता है? तो एक इंडस्ट्री थी जिसका नाम था पुतिलव आयरन वर्क्स. ठीक है, तो इस इंडस्ट्री के जो 4 मेंबर थे, ये मेंबर रशियन वर्कर्स एसोसिएशन के थे. इनको क्या था? निकाल दिया गया उस फैक्ट्री से. क्यों निकाला गया? अब भाई देखो, तानाशाही थी, निकाल दिया गया. ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्शन के नाम पर. अब देखो, इनको निकाल दिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ? 1,10,000 वर्कर्स ने सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक की. अब सेंट पीटर्सबर्ग में क्यों की? क्योंकि देखो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि रशिया में मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज कौन कौन से हैं? सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. तो सेंट पीटर्सबर्ग की वो इंडस्ट्री होगी, इसलिए वहां पे लेबर्स ने स्ट्राइक कर दी. ठीक है, तो स्ट्राइक करने के बाद उनकी 3 डिमांड सामने उन्होंने रखी. अब डिमांड वर्कर्स की यही 3 है, इनके अलावा तुम्हें इनकी डिमांड नहीं चौथी मिलेगी. पहली डिमांड इनकी, वर्किंग आवर्स कम करो. दूसरी डिमांड, सैलरी बढ़ाओ. तीसरी डिमांड, वर्किंग कंडीशन इंप्रूव करो. ठीक है, जहां हम काम करते हैं कचड़े में, ऐसे में हम काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये इनकी 3 डिमांड थी. इन सब ने मिलकर रैली निकाली, प्रोटेस्ट किया, और इनका लीडर कौन था? फादर गैबन.
फादर गैपन। ठीक, अब जब इनका जुलूस, इनकी रैली जब विंटर पैलेस तक पहुंच गई तो पुलिस वालों ने इन पे हमला कर दिया। ठीक है, तो जब हमला किया तो क्या हुआ, 100 वर्कर्स मर गए और 300 से ज्यादा बेचारे घायल हो गए, है ना। तो अब कुछ होता है, कोई चिंगारी देता है तो फिर ये थोड़ा बहुत मारपीट तो होनी ही होनी है ना। कुछ सुधार लाने हैं तो इतना तो होता ही है। ठीक है, फ्रांस में हमने देखा उन्होंने बेस्टिल पे अटैक किया, सब कुछ किया, तब जाके उन्हें थोड़ा बहुत कुछ न्याय मिला। यहाँ पे रशिया में भी मार पिटाई होगी तभी जाके कुछ होगा। ठीक है, तो इस इंसिडेंट को क्या बोलते हैं, ब्लडी संडे, खूनी रविवार। याद रखना, इस जो 1905 में वर्कर्स ने जो स्ट्राइक की थी, उसके बाद जब पुलिस ने उन पे अटैक किया तो उस वक्त बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारे लोग घायल हो गए थे, तो उस इंसिडेंट को बोलते हैं ब्लडी संडे। ठीक है, इसी तरह की घटनाएं और भी ज्यादा सामने आने लगी, है ना। 1905 रिवॉल्यूशन उसको कहा जाने लगा। तो इस 1905 रिवॉल्यूशन के चलते और क्या क्या हुआ, पूरी कंट्री में स्ट्राइक तो हो ही रही थी, इसके अलावा और क्या क्या हो रहा था, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज क्लोज होने लगी क्योंकि स्टूडेंट ये क्यों फिर पीछे रह जाते हैं, है ना, ये भी अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए आगे आके बैठ गए आके। ठीक है, और कौन कौन धरने पे था, लॉयर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, मिडिल क्लास वर्कर, ये सब ने मिलके यूनियन ऑफ यूनियन की कमेटी बनाई और डिमांड करने लगे, किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। यहाँ देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हिंदी में बोलते हैं विधानसभा, विधानसभा की मांग करने लगे। तो भाई निकोलस ने परमिशन दे दी। ठीक है, जैसे फ्रांस में लुइस 16 ने परमिशन दे दी थी ना कि बनाओ असेंबली, बनाओ सरकार, जो भी करना है करो। तो यहाँ पर निकोलस, देखो अब निकोलस थोड़ा डिफरेंट था, इतनी आसानी से नहीं मानने वाला था, इतना सीधा नहीं था ये। इसने क्या किया कि इसने परमिशन तो दे दी, जब परमिशन दे दी तो सारे मिलके, जितने भी ट्रेड यूनियन थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे, ये सारे मिलके अपना कमेटी बनाने में लग गए। लेकिन ये सब अनऑफिशियली काम कर रहे थे क्योंकि इलीगल डिक्लेयर किया गया था इनको। अब भाई राजा की मर्जी के अगेंस्ट जाओगे तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें इलीगल तो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। कोई राजा नहीं चाहेगा, खासकर निकोलस, वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके सामने ऑपोजिट आके कोई खड़ा हो और उसकी पावर को कम करे। तो पार्टीज को इलीगल तो ठहराया गया था, उसके बाद भी उनकी पॉलिटिकल पार्टीज में रेस्ट्रिक्शंस थे, वो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने में उनको रेस्ट्रिक्शंस थे, कुछ भी वो नहीं कर सकते थे अपनी मर्जी से। ठीक है, Now the Tsar dismissed the first Duma within 75 days. Now what is Duma? Duma was an elected legislative body like the parliament having representative of third state. जब निकोलस ने परमिशन दे दी थी ना कि जाओ बनाओ जाके असेंबली, तो ये सारे जुट गए थे असेंबली बनाने में, जिसमें थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले भी थे, थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले भी थे, तो डिसमिस कर दी उसने। ठीक है, दूसरी बार 3 महीने के अंदर फिर से उन्होंने बना के तैयार कर दिया, वो भी उसने डिसमिस कर दिया। मैंने कहा था ना, परमिशन तो दे दी थी लेकिन ये इतना सीधा नहीं था, ये नहीं चाहता था कि इसकी पावर की रिडक्शन हो, इसने वोटिंग लॉज भी बदल दिए। और जब थर्ड ड्यूमा सामने आया तो उसमें क्या किया, इसने सारे कंजर्वेटिव को पैक कर दिया, मतलब सारे कंजर्वेटिव आ गए जो रिप्रेजेंट करें लोगों को। तो कंजर्वेटिव तो थे ही आलसी, वो तो वैसे भी नहीं कोई चेंजेस चाहते थे, है ना। लिबरल और रिवॉल्यूशनरीज को इसमें हटा दिया उसने, रखा ही नहीं। पहले 2 ड्यूमा तो कैंसिल कर ही चुका था और तीसरे में भी उसने अपनी मनमानी की, उसको भी एक्सेप्ट तब किया जब उसमें कंजर्वेटिव आ गए। ठीक है, तो ये सब बात थी तुम्हारी 1905 के रिवॉल्यूशन की। बात कहाँ से शुरू हुई थी, लिबरल्स आए, कैंपेन हुए, लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की, फिर वहां पे इंडस्ट्री में 4 लोगों को निकाल दिया गया, फिर लड़ाइयां हुई, है ना, लड़ाइयां हुई, फिर ड्यूमा बने, वो भी कैंसिल हुए, फाइनली थर्ड ड्यूमा एक्सेप्ट किया, उसमें भी सिर्फ निकोलस की मनमर्जी थी। ठीक है, और लास्ट में लिबरल और रिवॉल्यूशनरीज को उसमें रखा ही नहीं गया। लेकिन हाँ, क्योंकि एक स्टेप आगे चीजें बढ़ी थी तो कम से कम इतनी तसल्ली तो थी। ठीक है, तो ये था तुम्हारा 1905 रिवॉल्यूशन। अब आगे देखो क्या आता है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो अलग से वीडियो है, पहले उसको जरूर देख लेना। ठीक है, तो इस लड़ाई में 2 ग्रुप थे, 2 यूरोपियन अलायंस थे। ठीक है, पहला तुम्हारा एलीट पार्ट जिसमें ब्रिटेन
यूएसए, जापान, रशिया, बहुत बार अब हम ये चीज बता चुके हैं। दूसरा सेंट्रल पार्ट जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, इटली, ये दोनों थे। ठीक, अब ये लड़ाई क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, ये सब एक सेपरेट वीडियो में है, उसको जरूर देखना। ठीक है, यहाँ से तुम इतना देखो कि वर्ल्ड वॉर 1 का रशिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक, तो अब ध्यान से सुनना, एकदम कहानी की तरह सुनते जाना। तो शुरू में जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तब रशिया के लोगों में बहुत जोश था। 1914 में लड़ाई शुरू हुई थी। एक साल बाद जब लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही थी तो थर्ड ड्यूमा ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि निकोलस से कंसल्ट किया जाए, है ना, बात की जाए, भाई लड़ाई तो बंद ही नहीं हो रही थी। तो निकोलस कहाँ मानने वाला, वो किसी की कहाँ ही सुनता था, एकदम तानाशाह ढीठ इंसान था। लोगों के सेंटीमेंट जर्मनी के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा थे, इतने ज्यादा थे कि उन्होंने सेंट पीटरबर्ग का नामकरण कर दिया, मतलब उसका नाम ही बदल दिया, उसका नाम उन्होंने पेट्रोग्रेड कर दिया। अब क्यों किया, ऐसा क्यों किया? अब देखो, उनको तो जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहे थे ना, तो उनको सेंट पीटरबर्ग बोलने में थोड़ा जर्मन वाली फीलिंग आती थी, तो उन्होंने नाम ही बदल दिया। हालांकि बाद में 1924 में वापस से सेंट पीटरबर्ग हो गया, लेकिन उन लोगों ने जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तब उन्होंने सेंट पीटरबर्ग को हटा के पेट्रोग्रेड रख दिया। ठीक है, नाम रख दिया उसका पेट्रोग्रेड। अब देखो, मान लो कि ये रशिया है, ठीक है, अब रशिया के वेस्ट इधर है और ईस्ट इधर है। ठीक है, अब लड़ाई का क्या आलम था रशिया में, ईस्ट और वेस्ट में, ये देखो, रशिया में ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ लड़ाई का अलग ही रुख था। एक तरफ जहां वेस्ट में ईस्टर्न फ्रांस के साथ लोग, जो आर्मी थी उनकी, वो लड़ी पड़ी थी, है ना, वो रुकने का थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ ईस्ट में, ये बड़े समझदार इंसान निकले, यहाँ की आर्मी ने अपना डील कर लिया आपस में, बोला ज्यादा लड़ाई नहीं करेंगे, ज्यादा तोड़ाफाड़ी नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचेंगे, ऐसे मतलब नॉर्मल लड़ाई चलती रहे। ठीक है, तो उनकी अपनी डील हो गई थी, तो ऐसा ही कंटिन्यू था। फाइनली क्या हुआ, जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने रशिया को हरा दिया, बहुत बुरी तरह हराया। अब सारे लोग बहुत शॉक्ड थे, डीमोरलाइज हो गए थे, बोले ऐसे कैसे भाई, बहुत बुरी तरह जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने हराया था। 1914 से 1916 के बीच चली थी उनकी ये जंग। ठीक है, देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाय 1917 तक 7 मिलियन कैजुअलिटीज हो गई थी वहां पे। रशियन आर्मी ने फसलें और बिल्डिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी थी, पूरी तरह से नष्ट कर दी थी। क्यों? ताकि जो दुश्मन है, जो एनिमी है, वो हमारी जमीन से थोड़ा दूर रहे, आगे ना बढ़ पाए। तो अब जब उन्होंने फसलें और बिल्डिंग जब ये नष्ट कर दी थी तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ना था। क्रॉप्स एंड बिल्डिंग की डिस्ट्रक्शन ने रशिया में 3 मिलियन रेफ्यूजी को नेतृत्व किया। ठीक है, इस सिचुएशन ने गवर्नमेंट और निकोलस को पूरी तरह से बदनाम कर दिया था। मतलब लोग ब्लेम करने लगे थे निकोलस पे, कि वहां की सरकार को, बोले जो आज हुआ है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जो नुकसान आज हम झेल रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, ठीक है, इन सब की भरपाई कौन करेगा? हाँ, जनता जो पहले अगेंस्ट थी जर्मनी की, जोश में थी, उसे ये आइडिया ही नहीं था कि ये जो लड़ाई इतनी भयंकर हो जाएगी, सब तबाह कर देगी। सोल्जर्स ने भी इस तरह का वॉर, मतलब उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि इतनी भयंकर लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, अब इतना बड़ा ग्रेट वॉर हुआ था तो इंडस्ट्री पे तो ऑब्वियस है असर पड़ना ही था। ठीक है, तो बाल्टिक सी से होकर जो सामान जर्मनी से और जर्मनी और ऑस्ट्रिया से जाता था वो अब बंद हो गया था। मतलब ये इनका बाल्टिक सी एक ट्रेड रूट होगा ना, जहां से इनका सामान आता जाता होगा, तो अब जर्मनी और ऑस्ट्रिया से तो लड़ाई कर बैठे, तो फिर जो इनके गुड्स आते थे, रिसोर्सेज आते जाते थे, वो सब बंद हो गए। और वैसे भी रशिया की खुद की इंडस्ट्रीज कमी थी, अब जर्मनी से तो इनका पंगा हो ही चुका था, तो रिसोर्सेज जो भी थे वो सब मिलने बंद हो गए। 1916 तक इनका जो रेलवे नेटवर्क था वो भी डैमेज हो गया। ठीक है, बहुत तेजी से इनका रेलवे नेटवर्क बढ़ा था ना, सब कुछ हो गया। बड़े आए थे लड़ने, बर्बाद करने चले थे दूसरों को, दूसरों की लड़ाई में लड़ने गए थे, खुद ही बर्बाद होके आ गए। ठीक, इस वॉर में, इस युद्ध में इतने ज्यादा लोगों को शामिल किया गया था कि अब काम करने के लिए वर्कर्स ही नहीं मिल रहे थे। छोटी छोटी जो वर्कशॉप्स थी, कारखाने थे, वो तो बंद ही हो गए थे। रशियन आर्मी को खाने के लिए इतना खाना भेजा गया, भाई खाना तो भेजा जाएगा ना, वो लड़ रहे हैं ना देश के लिए, उनके लिए इतना खाना भेजा गया कि वहां के लोगों के खाने की कमी पड़ गई। 1916 की सर्दियों में, विंटर्स में, ब्रेड की शॉप में दंगे होने लगे।
अरे भाई खाने की किल्लत होगी तो दंगे तो होंगी, है ना, हर कोई चाहेगा कि हमें मिल जाए, लड़ जाते थे आपस में। तो ये सब था, ये स्थितियां थी जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था और रशिया हार गया था, उस वक्त ये परिस्थितियां थी रशिया में। दूसरों की लड़ाई में हिस्सा लोगे तो भाई यही होगा, खुद का नुकसान होगा ही। ठीक है, तो देखना वर्ल्ड वॉर 1 अलग से जो दिया है। फिलहाल रशिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा वर्ल्ड वॉर 1 का, वो इतना ही था। वहां पे क्या क्या नुकसान हुए वहां पे इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। और बाकी लड़ाई क्यों हुई थी, किसके बीच में हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी, ये तुम अलग से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये था तुम्हारा वर्ल्ड वॉर 1। और आज हमने क्या पढ़ा, 1905 का रिवॉल्यूशन एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। अब फेब रिवॉल्यूशन थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करो कि किस बारे में बात करेगा। हमने परसों की क्लास में, मतलब इससे पहले की क्लास में बताया था ना कि जो फेब में 1917 फेब में जो भी रिवॉल्यूशन हुआ था, जब मोनाक का एंड हुआ था, तो वही सब हम अगले अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये चीजें अगर इसमें कुछ भी तुम्हें डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक, फिर मैं बता दूंगी। ओके, तो बाय बाय।